सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 या बाल वाटिका में 2026-27 सत्र में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ये मुख्य पॉइंट को ज़रूर ही जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, उसमें ये है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी कौन होंगे? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या फिर IFOS से संबंधित कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। और राज्य सरकार सेकंड में है राज्य सरकार का कर्मचारी, जो कि राज्य सरकार का कर्मचारी है और वो स्थायी कर्मचारी है, वो इसमें उनके बच्चे भी एडमिशन पा सकते हैं। और जिसमें और नेक्स्ट पॉइंट है स्थानांतरण वाले, जो एक शहर से दूसरे शहर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, स्थानांतरण होता है जिनका कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग हुई हो और उनका जो है जॉब लोकेशन 6 महीने तक होना चाहिए और या फिर 160 दिन जो डेट ऑफ रिलीविंग को इंक्लूड करके। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश में प्राथमिकताएं। तो ऐसे बच्चों को, जैसे हम कैटेगरी 1 बोलते हैं, 2, 3, 4, 5, कैटेगरी 5 तक है वर्गीकृत किया गया है। तो ये कैटेगराइज कैसे होते हैं, ये भी आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। तो क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि किस कैटेगरी में हम अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 या फिर कैटेगरी 4 या अन्य लास्ट में कैटेगरी 5। तो कैटेगरी 1 के अंतर्गत आने वाले बच्चे कौन से हैं? केंद्रीय सरकार के जो स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे को कैटेगरी 1 में डाला गया है। नेक्स्ट में कैटेगरी 2 में किनके बच्चे आते हैं? तो भारत सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं वो कैटेगरी 2 में सेलेक्ट किए जाते हैं। तो और तीसरे कैटेगरी में राज्य सरकार के स्थानांतरणीय, मतलब सेंट्रल दो कैटेगरी 1 और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, और तीसरे कैटेगरी में राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जिसमें स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। और कैटेगरी 4 में वो आते हैं राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनका कि 50-50% दोनों का शेयरिंग बेसिस होता है, स्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। और लास्ट में आता है कैटेगरी 5, यानी कि पहले 4 कैटेगरी को छोड़ करके अन्य सभी बच्चे जो प्राइवेट, जिनके माता पिता प्राइवेट जॉब, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो वो बच्चे को कैटेगरी 5 में लिया जाता है। और एक मुख्य बिंदु है जिसमें जो पेरेंट अपने जॉब में पिछले 7 साल में कितना, उनका 7 साल के वर्षों में कितनी बार स्थानांतरण हुआ है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा हो और 20 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह अगर वो पोस्टिंग है तो उनकी जो है ट्रांसफ़र के संख्या के आधार पर कैटेगराइज करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो नेक्स्ट है प्रवेश के लिए आयु पत्र, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। अगर क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं तो 6 से 8 के वर्ष की आयु से कम होना चाहिए, जो कि 31 मार्च 2026 तक गणना की जाएगी। तो नेक्स्ट है प्रवेश में आरक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, की श्रेणियों हेतु सभी केंद्रीय विद्यालय के सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 सीटें और नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं के लिए 27% सीटें उनके लिए रिजर्व है। दिव्यांग में आपको कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें
दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है 2026 और 27 के लिए, जो कि ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना है, जो कि आपका 20 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया है और ये 2 अप्रैल 2026 को रात्रि 11:59 मिनट तक ये समाप्त हो जाएगा। तो समय रहते ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और ये रजिस्ट्रेशन कौन से क्लास में होने के लिए खोला गया है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन्स 20 मार्च 10 बजे, ये फॉर बाल वाटिका एंड क्लास 1, जिसमें बाल वाटिका में अगर जहाँ पे 1, 2 या 3 है वो सब जगह नहीं है, जिस में 3 है या 1, 2 है तो उसी अनुसार यह एडमिशन लिया जाना है। तो सब जगह 1 और 2 नहीं है, बाकी मैक्सिमम हर जगह क्लास बाल वाटिका 3 ही है। तो वो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ना डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल पाएगा और ना ही कुछ जो कॉलम है सही से भर पाएंगे, जिसमें आपको क्वेरी रह जाएगी तो आपका फॉर्म गलत सबमिट हो सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक से आपको पछतावा हो सकता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों का सिलेक्शन होने में लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो उनको किस किस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस। इसमें आई फादर मदर का नाम और बच्चे का नाम, बेरिंग एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो आपको फॉर्म में कोड मिलेगा सबमिशन करने के बाद डिक्लेयर करना है कि द रेसिडेंस डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है वो आपने करके ये अंडरटेकिंग सिग्नेचर पेरेंट का साइन करना है विद डेट। तो नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट क्या मांगा जाएगा? सर्विंग सर्टिफिकेट। सर्विंग सर्टिफिकेट में वही कर्मचारी जो कि केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो उसमें यह सेम सेवा प्रमाण पत्र देना है। सर्टिफाइड एड पेरेंट्स का नाम इस वर्किंग किस आप मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और उस जहाँ पे काम कर रहे हैं उस ऑफिस का सील मोहर यहाँ पे डेट के साथ, कार्यालय का एड्रेस, मोबाइल नंबर नहीं, दूरभाष नंबर और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। और नेक्स्ट सर्टिफिकेट आप ये है जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके लिए लागू होता है। तो उसमें प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पेरेंट का नाम, किस ऑफिस में काम करते हैं और ये राज्य में कहीं भी ट्रांसफरेबल जॉब है, ये सर्टिफाई करके कंपीटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर, डेट, प्लेस और ऑफिस एड्रेस ये इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। तो ये जिसमें ये सर्टिफिकेट ऐसा है, इज सर्टिफाइड डेड, बच्चे का नाम इज़ द सन या डॉटर, वो जो जिनके स्वर्गीय माता पिता, हु हैज़ रेगुलर एम्प्लॉय, वो किसी जो भी ऑफिस में काम करते थे लेकिन वो अब नहीं रहे हैं, तो उनका ये सर्टिफिकेट उनको उन बच्चों के लिए लागू होता है। उनके जो गार्जियन हैं वो इस सर्टिफिकेट को साइन करा के जमा कराएंगे। और नेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी आपको प्रायोरिटी लेने के लिए एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ये आपको सर्टिफाई करना पड़ रहा है। ऑफिस किस अवधि से किस अवधि तक आप उस जगह पर रहे, ठहरने का पीरियड यानी कि 180 दिन 6 महीना होना चाहिए, और किस आप जगह पे ट्रांसफ़र गए उस प्लेस का नाम, और दूरी यानी कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तभी वो काउंट होगा, अन्यथा वो काउंट नहीं होगा। और ट्रांसफ़र ऑर्डर जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, ऑफिस ऑर्डर जो निकाला जाता है ट्रांसफ़र जाने के लिए, वो ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपको लास्ट 7 ईयर्स का फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से आगे जितने भी आप ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी जानकारी इसमें देना है। तो ये सबके लिए नहीं है,
प्राइवेट वाले तो ट्रांसफ़र जाते नहीं हैं, सिर्फ ये केंद्रीय और राज्य वालों के लिए ही लागू होता है। तो ये मुख्य सर्टिफिकेट है जो कि आपको एडमिशन बच्चे को दिलाने से पहले आपको रेडी कर लेना है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके लिए लागू है तभी, नहीं तो इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों, अगर आप केवी के वेबसाइट होम पेज में अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ बाल वाटिका केवी, इसको आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्लास 1 बाल वाटिका, क्लास 1 बाल वाटिका 2 और 3 किस रीजन में है, ये आपको लिस्ट यहाँ पे आपको देख पाएंगे। ये देखिए, ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप 1 या 2 में एज वाइज जो क्राइटेरिया है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस लिस्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये पूरे ऑल रीजन का दिया गया है स्टेट वाइज, तो ये आप ज़रूर चेक कर लें। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि हम अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन केवी संगठन के वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया रहेगा, इस लिंक में क्लिक करना है। ये आपको एक एक्सटर्नल लिंक में ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है सबसे पहले। तो रजिस्टर करना है और फिर लॉगिन, रजिस्टर करने के बाद आपको एक कोड जनरेट किया जाएगा, वो आपने नोट कर लेना है। और अगर किसी कारणवश अगर वो टाइमर के कारण लॉग आउट हो जाता है या आप कुछ डाटा ढूंढने लगते हैं या टाइम से नहीं भर पा रहे हैं तो ऑटो लॉग आउट हो जाता है, तो उसमें आप फिर से लॉगिन करना है। लेकिन वो जो आपको कोड मिलेगा वो आपने नोट करके इसलिए रख लेना है पहले से ही। तो जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने पूरा लगभग इस वीडियो में बता दिया है, और इससे पहले भी और एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो आई हैव यहाँ पे कंसेंट देना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन। ये करते ही आपको बच्चों की जानकारी खुल जाएगी। तो इसमें आपको बच्चे का क्लास अप्लाई फॉर क्लास, कक्षा किस कक्षा में आप ले रहे हैं, 1 2 बाल वाटिका 1 2 3 करंट क्लास 1। ये बच्चे का पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। क्या बच्चा दिव्यांग है तो यस है तो यस, अन्यथा नो। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का विवरण जिसमें कि ये क्या आपके माता पिता केवी संगठन के एम्प्लॉय हैं, यस नो अकॉर्डिंग भरना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा भर लेना है। और जैसे आप ये रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो अब आपको एक कोड, लॉगिन आईडी का कोड और ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक लॉगिन कोड मिल जाएगा, उसको आपने नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपने री लॉगिन करना है, जिसमें आपको कोड जो आपने सेव करके रखा है वो डाल लेना है। बच्चे का जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपने ये सारी डिटेल्स भरना है। तो उसके बाद इस फॉर्म में जो डाटा आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है वो तो आप दोबारा नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो खाली वाले फील्ड हैं इसको आपने भरना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर डालना है। बच्चे का आधार नंबर यदि है तो डालना है, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या जो भी रीजनल लैंग्वेज है सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में आपको बच्चे का जेंडर भरना है, मेल फीमेल। नेक्स्ट में आपका ब्लड ग्रुप बी, ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी, ओ बी, ओ नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी कैटेगरी है वो आपको पहले ही चेक करवा लेना है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ भरने में मदद मिलेगी। इसके बाद कास्ट कैटेगरी में अपना जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी भरना है और उसी के मुताबिक आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना है और सक्षम अधिकारी जो भी साइन किए हैं उनका डेजिग्नेशन सब डालना है। उसके बाद आपको अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो डू नॉट बिलोंग टू बीपीएल ईडीएल प्लस कैटेगरी सेलेक्ट करना है
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको पेरेंट की जानकारी देना है, जिसमें आपका पेरेंट के नाम, नेशनैलिटी, कंट्री, स्टेट, शहर, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस या नो, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, एनुअल इनकम, ये सब माँ का भरना है। इसी तरह से अपने पिताजी का सेम डिटेल्स आपको भर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। पेरेंट डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपको चाइल्ड सिबलिंग के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अगर न दिया है तो ऐड डिटेल्स करके पूरी जानकारी, उसमें किस कक्षा में, नाम, कौन से केवी में पढ़ते हैं, वो सब डिटेल्स भरना है और उसमें सेव और नेक्स्ट करना है। यदि नहीं है तो नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन भरना नहीं है और डायरेक्ट कंटिन्यू कर देना है। ये सब भर लेने के बाद आपको चॉइस ऑफ स्कूल पूछा जाएगा, जिसमें आपको स्टेट का नाम, विद्यालय का नाम, प्रायोजक एजेंसी जैसे आर्मी, सिविल, जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी होती है वो सिलेक्ट करना है। कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है वो उसका कॉलम आ जाएगा, वो उसको ड्रॉप डाउन करके वही भर लेना। ट्रांसफरेबल जॉब है तो वो पिछले 7 वर्षों का अपने सक्षम अधिकारी से साइन करा के सर्टिफिकेट इसमें देना होता है। ये कॉलम भरने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का कॉलम में आ जाना है, जिसमें आपके बच्चे का फ़ोटो, जिसमें कि बच्चे का फ़ोटो का साइज़ 200 KB के बीच में होना चाहिए। वो अपने कलर फ़ोटो JPG साइज़ में होना चाहिए और उसको यहाँ पे चूज़ फाइल में सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। व्यू करके देख लेना है कि सही अपलोड हुआ है कि नहीं। इसी तरह से बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट JPG या फिर PDF फाइल में होनी चाहिए, वो भी 200 KB से कम होनी चाहिए। उसमें भी आपको सेव करके रखना है और चूज़ फाइल करके वो दिए गए पास में सेलेक्ट करके अपलोड करना है और व्यू करना है, ताकि व्यू करके ज़रूर देख लेना है ताकि वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड तो हुआ है या फिर दूसरा अन्य तो नहीं हो गया है। ये अपने ज़रूर चेक कर लेना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो इसमें एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शंस दिया है, यदि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पेश करना है, जिसके बारे में ये एक शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट। SC ST OBC अगर कैटेगरी में लेना चाहते हैं, नॉन क्रिमिलियर अगर उसमें अगर जाना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, अगर विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी रेडी करके रख लेना है। प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट और EWS BPL तो ये भी अपने पहले ही रेडी करके रख लेना है। सर्विस सर्टिफिकेट जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर लागू है तो सक्षम अधिकारी द्वारा साइन करा के पहले ही आपने रखना है। और लास्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पिछले 7 साल के दौरान ट्रांसफ़र यदि होते हैं तो उनकी एक सर्टिफिकेट, जो पहले मैंने वीडियो में बताया है वो फॉर्मेट पूरा अवेलेबल है, उस फॉर्मेट के मुताबिक साइन करा के अपने सक्षम अधिकारी से अपने पास रख लेना है। तो ये एक दस्तावेज है जो बाद में आपसे मांगे जाएंगे, तो इसको आपने पहले तैयार कर लेना है समय रहते और इसको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा, जो अपने डिटेल्स पिछले कॉलम में भरे हैं उसको आपने चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर लगता है कि कहीं भी किसी भी कॉलम में आपने गलत भर दिया है तो उसको आप सुधार यहीं पे कर सकते हैं। एडिट में बैक जा कर के उसी कॉलम वाइज जो बना हुआ है टैब, उसी में जाके आपने इसको सुधार कर लेना है, क्योंकि अन्यथा यदि आप इसको प्रीव्यू को स्किप करके अगर बढ़ जाते हैं तो आपको सुधार करने का अगला मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रीव्यू बड़े ध्यान से पढ़ के देख लेना है।
जैसे ही आप इस फॉर्म को प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं, सही पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे कंसेंट मांगा जाएगा। इस कंसेंट में आपने चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपने चेक बॉक्स में क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन कर लेना। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा। तो OTP आपने दर्ज करके उसको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को उस कॉलम में भर लेना है। वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन के लिए क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट करते हैं तो आपको एक अलग से कोड के मिल जाएगा। वही आपका फाइनल सबमिशन का कोड है, जिसको आपने फिर से लॉगिन करके वो फॉर्म को प्रिंट कर लेना है ताकि वो आगे के लिए काम आए। ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने फॉर्म अपना कंप्लीट भर दिया है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने फ़ोटो गलत डाल दिया या सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी हो गई डालने में, अपलोड करने में, और आपको लगता है कि किसी भी कारणवश आपने कहीं ना कहीं नाम में, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें भी पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया है, यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। तो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और उसको कैसे कैंसिल करना है, कैसे फिलअप करना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है, जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किए आवेदन की गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिट कोड भी अमान्य हो जाता है। तो आपको एक दूसरा अप्लाई करने पे एक आपको फ्रेश कोड दिया जाएगा जो मान्य होगा, उसी से आपको लॉगिन करके उसको फिर से आप देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो रद्द किए गए आवेदन पत्र का डेटा केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इस देखते हैं, इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। यह पेज आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन आप पूर्ण रूप से फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसी टाइम आपको ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा आवेदन की स्थिति, और ये लॉगिन कोड स्टेटस में आएगा सबमिटेड, एप्लीकेशन कोड जो नया आपको जनरेट करके मिला है, डेट ऑफ सबमिशन एंड टाइम। तो यहीं पे आप एप्लीकेशन को आप देख भी सकते हैं और यहीं से आप कैंसिल भी कर पाएंगे। तो यदि आप देख लीजिए कि अगर आपको कुछ अभी भी लगता है कि गलत भरा गया है तो उसको आपने फ्रेश ID से नहीं भरना है, लॉगिन नहीं करना है, तो सीधे आपने कैंसिल करना है। कैंसिल का बटन दबाते ही आपको रजिस्टर नंबर में एक OTP भेज दिया जाएगा, 6 डिजिट का रहेगा OTP। वो आपने OTP यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपने कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आपने वेरीफाई एंड कैंसिल एप्लीकेशन यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको फिर एक पॉपअप दिखाई देगा कि आवेदन सफलतापूर्वक रद्द कर दिया गया है, एप्लीकेशन कैंसिल सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कैंसल्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अनलेस यू सबमिट इट अगेन। अगर आप दूसरा फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये आपका कैंसिल ही माना जाएगा और उसमें कोई भी आपको प्रोसेस प्रक्रिया एडमिशन का नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये ग्रीन में भी आपको दिख रहा है आवेदन सफलतापूर्वक रद्द किया गया। अब इसके बाद आता है कि आपने कैंसिल कर दिया तो हमने फ्रेश कैसे भरना है। तो जैसे ही आप इसको फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आपको मालूम ही है, जन्मतिथि बच्चे का मालूम है, लॉगिन कर लेना। और दूसरी बात है कि अगर आप कोड लॉगिन भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे फॉरगेट लॉगिन कोड का भी ये ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप फॉरगेट लॉगिन कोड करेंगे तो आपको आपका लॉगिन कोड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से उसको आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका एडिटेबल डाटा आपको फील्ड में आपको चेंज करने के लिए अलाउ कर रहा है वही आप कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी आपको प्री फिल्ड जो है वो सेव्ड डाटा जो है वो अगर लॉक है तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ और वो सब जो है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी का जितना भी डाटा है, जैसे स्कूल गलत भर दिया, फॉर्म में फ़ोटो गलत लगा दिए या फिर सर्टिफिकेट गलत अटैच कर दिया है, तो और बाकी केवी के चॉइस के जो चॉइस ऑफ केवीज़ है, बाकी अन्य डाटा पेरेंट्स का, वो सब जो डाटा है वही आप चेंज कर पाएंगे। बाकी बच्चे का रजिस्ट्रेशन के टाइम में किया गया डाटा वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही वो आप फिल कर लेते हैं तो उसको भरने का, सबमिट करने का प्रोसेस वही है जो पहले वीडियो में बताया गया है। सेम उसी तरह से आपने उसको
भर के सबमिट कर लेना है, OTP मंगा के फाइनल सबमिट कर लेना है। उसके बाद उसको आपको प्रीव्यू देख लेना है, फिर से आपने जो दोबारा भरा है तो उसमें कहीं फिर से गलती तो नहीं है। तो वो जब आपको एक मौका मिल जाता है भरने का, तो उसी में आपने चेक कर लेना है कि वो सही सलामत सही से सबमिट हो गया है। तो जैसे ही वो सबमिट होता है तो आपको पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा और एक फिर से नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन में आपको फिर से उसको प्रिंट कर लेना है और उसको एक कॉपी आपको एडमिशन के लिए टाइम में मांगा जाएगा, तो उसको आपने संभाल के रख लेना है। तो उनके पास आप ज़रूर ये वीडियो भेजिए ताकि वो अपना कंप्लीट प्रोसेस जान करके वो अपना फिर से कैंसिल करके अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।